हेलो बच्चों, हम क्लास 11th का जीव विज्ञान विषय का पाठ 1 का वीडियो नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है जीव जगत। सबसे पहले हम जानेंगे जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा आपको पता है, बायोस और लोगस। बायोस का अध्ययन होता है जीवन और लोगस का अध्ययन होता है, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो बायोलॉजी जो है उसके अंतर्गत हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी सजीवों के बारे में जिनमें जीवन मौजूद है, जैसे पेड़ पौधों से संबंधित और जंतुओं से संबंधित समस्त अध्ययन जो है वो हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सजीवों में बहुत सारे जैविक प्रक्रम होते हैं। जैविक प्रक्रम मीन्स जो जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रक्रम होते हैं, उन्हें हम जैविक प्रक्रम कहते हैं। तो समस्त जैविक प्रक्रमों का विज्ञान ही जीव विज्ञान होता है। ठीक है। जीवित जीव जो हैं उनके उद विकास की कहानी ही, कि उनका विकास कैसे हुआ है, सरल से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है, तो उनके उद विकास की कहानी ही जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है। जीव जगत जो है, जीव जगत जीवित जीवों की आश्चर्यजनक विविधता से परिपूर्ण है। जो जीव जगत है उसमें बहुत तरह तरह के जीव मौजूद हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं, अलग अलग प्रकार के जंतु मौजूद हैं। तो जीवित जीव जो हैं उनमें आश्चर्यजनक विविधता जो है वो पाई जाती है। बहुत सूक्ष्मतम जीव भी मौजूद है, तो जटिलतम जीव भी तरह तरह के मौजूद हैं। इस प्रकार जीव जगत जो है वो जीवित जीवों की एक आश्चर्यजनक विविधता से परिपूर्ण है। जीवों के आवास में भी विविधता है। कोई जलीय आवास में रहता है, कोई वायवीय आवास में रहता है, कोई जलीय आवास में रहता है, कोई वायवीय आवास में रहता है, कोई पेड़ों पर रहना पसंद करता है, तो कोई मरुस्थल में रहना पसंद करता है। तो जीवों के आवासों की विविधता भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है। जीव विविधता के कारण जो है यह विविधता का कारण जानने के लिए आवश्यक है कि जीवन क्या है। ठीक है। ये आवश्यक है कि जीवन क्या है। जीवन के बारे में जानने के लिए आवश्यक है कि सजीव और निर्जीव जो है उनके विपरीत लक्षण क्या है, सजीव जो है वो निर्जीवों से किस प्रकार भिन्न है, सजीवों के कौन से आवश्यक लक्षण मौजूद है, जीवन का क्या उद्देश्य है, ये सब जो हैं जीवन के बारे में जानने के लिए आवश्यक है। अब है जीवन के लक्षण। जीवन के लक्षण में सबसे पहला लक्षण जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वृद्धि। कौन सा लक्षण? वृद्धि। वृद्धि से तात्पर्य है कि किसी भी जीव है या उसका कोई भाग है, उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो जाए या उसके आकार में बढ़ोतरी हो जाए तो उसको ही हम क्या कह देते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि से तात्पर्य है किसी जीव या ऊतक या उसके भाग के द्रव्यमान या आकार में बढ़ोतरी होना ही क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। ठीक है। जब संश्लेषणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं, मीन्स निर्माण करने वाली अभिक्रियाएं जो होती हैं वो विघटन होने वाली अभिक्रियाओं से अधिक होती है तो वृद्धि कहलाती है। ठीक है। यानी बन तो ज़्यादा रहा है लेकिन जो घट रहा है, जो नष्ट हो रहा है वो कम है, तो वृद्धि की संभावनाएं क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार हमने ये जाना सबसे पहले बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्या क्या बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, और जैव विविधता जो है जीवों की वो पृथ्वी पर कितनी अधिक विशाल है, और जीव विविधता का कारण क्या है। तो जीवन के बारे में जानने के लिए जीव विविधता जानना आवश्यक है, जैव विविधता के बारे में जानने के लिए, और जीवन के बारे में जानने के लिए ये आवश्यक है कि सजीवों में कौन से विशेष लक्षण होते हैं जिनके कारण जो जीवन मौजूद है। ठीक है। उसके बाद जीवन के प्रमुख लक्षण जैसे वृद्धि के बारे में हमने डिस्कस किया। वृद्धि से तात्पर्य है ऊतक जीव या उसके भागों के आकार में बढ़ोतरी होना या उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होना वृद्धि कहलाती है। जब संश्लेषणीय क्रियाएं जो होती हैं वो विघटनीय क्रियाओं से, यानी निर्माणकारी क्रियाएं जो होती हैं वो नष्ट होने वाली क्रियाओं से अधिक होती है तो वृद्धि कहलाती है। वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक तो बहिर्वृद्धि हो और एक अंतर्जात वृद्धि होना। एक तो आंतरिक वृद्धि और एक बाह्य वृद्धि। वृद्धि दो प्रकार की होती है, आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि। आंतरिक वृद्धि का तात्पर्य है जीवित जीव के शरीर के अंदर होने वाली वृद्धि जो है वो कहलाती है आंतरिक वृद्धि, और बाह्य वृद्धि का मतलब है शरीर के बाहर होने वाली वृद्धि जो होती है वो बाह्य वृद्धि कहलाती है।
अब देखो भाई, जो बाह्य वृद्धि होती है वो तो निर्जीव में भी संभव हो सकती है, किसी पदार्थ का जमाव हो जाना, तो बाह्य वृद्धि जो होती है वो तो निर्जीव में भी संभव है, परंतु आंतरिक वृद्धि जो होती है वो केवल और केवल सजीवों में ही संभव है। ठीक है, तो वृद्धि दो प्रकार की, आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि। वृद्धि दो प्रकार की होती है, अनिर्धारित और असीमित वृद्धि, यानी ऐसी वृद्धि जो जीवन पर्यंत चलती रहती है वो कहलाती है अनिर्धारित, या असीमित वृद्धि जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जैसे पादपों में जब तक पादप की मृत्यु नहीं होती तब तक वो वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। सीमित वृद्धि, ऐसी वृद्धि जो जीवों में कुछ आयु तक ही होती है, उसके बाद रुक जाती है, तो ऐसी वृद्धि क्या कहलाती है? सीमित वृद्धि, जैसे जंतुओं में पाई जाती है। निश्चित आकार प्राप्त करने के बाद उनके अंदर आकारिक वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। तो इस प्रकार आंतरिक वृद्धि ही केवल सजीवों में पाई जाती है। तो आंतरिक वृद्धि को तो हम सजीवों का लक्षण मान सकते हैं, लेकिन वृद्धि को, क्योंकि बाह्य वृद्धि तो निर्जीवों में भी संभव है, इसलिए वृद्धि को हम जीवों का विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। ठीक है, वृद्धि को हम जीवों का विशिष्ट गुण क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि बाह्य वृद्धि जो है वो निर्जीवों में भी संभव हो सकती है, इसलिए हम वृद्धि को जीवन का विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अब सजीवों का दूसरा लक्षण हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जनन। जनन से तात्पर्य है कि प्रत्येक जीव जो है वो अपने समान ही नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जीव द्वारा अपने समान ही नया जीव बनाना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, किसी भी निर्जीव के अंदर जनन नहीं होता है। हमेशा जो जनन होता है वो केवल किस में पाया जाता है? सजीवों में ही पाया जाता है। निर्जीवों में जनन जो है वो नहीं पाया जाता है। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इनमें ना तो युग्मक बनते हैं, ना युग्मकों में संलयन होता है, ना निषेचन की प्रक्रिया होती है, ना अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक भी नहीं बनते हैं, तो इस सब प्रकार की कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं। ऐसा जनन जो है वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर विशेष जनन संरचनाएं जीव के शरीर पर निर्मित होती है और उनके द्वारा ही नया जीव जो है वो उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन देखिए, जैसे अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके अंदर होता है बीजाणुओं के द्वारा? शैवाल और कवकों के अंदर। शैवाल आप सब जानते होंगे, कवक जानते हैं। तो अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणुओं द्वारा किस में होता है? शैवाल में। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि हरी हरी सी जो है काई सी जम जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? शैवाल। और अचार रोटी आदि पे जम जाती है वो क्या होती है? कवक कहलाती है। इसके अलावा मशरूम जो होती है वो भी कवक होती है। तो बीजाणुओं के द्वारा किस में संभव होता है? शैवाल और कवकों में। मुकुलन के द्वारा किस में संभव होता है? हाइड्रा। आपने सुन रखा होगा, बहुकोशिकीय जीव होता है हाइड्रा, लेकिन ज़्यादा विकसित जीव नहीं होता है। 9th क्लास में पढ़ के भी आए हैं। यीस्ट एक कोशिकीय कवक होती है। इनके अंदर एक मुकुल बन जाती है। मुकुल का मतलब होता है एक अतिवृद्धि बन जाती है जो आकार में वृद्धि करती है और फिर जनक जीव से अलग होकर नए जीव को जन्म देती है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? मुकुलन। क्या कह देते हैं? मुकुलन। यह विखंडन के द्वारा, यानी जीव का शरीर एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है और ये खंड परिवर्धित होकर नए जीव को जन्म देते हैं। जैसे ऐसा विखंडन द्वारा किस में देखने को मिलता है? तंतुवत शैवालों में देखने को मिलता है, कवक में देखने को मिलता है, मॉस में देखने को मिलता है, पादपों के प्रोटोनिमा में देखने को मिलता है। इन सब में विखंडन के द्वारा जनन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है पुनर्जनन के द्वारा, यानी जीव का शरीर जो है यदि विभक्त हो जाता है तो पुनरुद्भवन करके नए जीव का जन्म देता है, जैसा प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेनेरिया जो होता है वो एक प्लेटीहेलमिन्थेस संघ का जंतु होता है जिसके अंदर ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जीवों में कुछ विशिष्ट संरचनाओं द्वारा नए जीव का जन्म होता है या उसका शरीर ही विभक्त होकर नए जीव को जन्म देता है, जैसा बीजाणुओं के द्वारा होता है शैवाल व कवक में। मुकुल के द्वारा होता है, मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है यीस्ट और हाइड्रा में। विखंडन की प्रक्रिया द्वारा होता है तंतुवत शैवाल, कवक और मॉस और पादप प्रोटोनिमा में। और पुनर्जनन के द्वारा होता है प्लेनेरिया के अंदर। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, किस में होता है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन। विकसित जीवों के अंदर लैंगिक जनन ही होता है।
लैंगिक जनन के अंदर 2 जनक भाग लेते हैं, नर और मादा जनक भाग लेते हैं। इनके अंदर नर के अंदर नर युग्मक, मादा के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। नर और मादा युग्मकों के संयोजन से निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है और उसके पश्चात भ्रूण का विकास होता है। ठीक है। अब लेकिन कई जीव ऐसे हैं जो जनन नहीं करते परंतु सजीव हैं, जैसे खच्चर जनन बंधे होता है परंतु सजीव है। बंधे श्रमिक मक्खी जो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर रानी मक्खी के अलावा जो बंधे श्रमिक मक्खी होती है वो जनन की प्रक्रिया नहीं करती है। अनुर्बल मानव युगल वो भी जनन की क्षमता नहीं रखता है परंतु सजीव है। तो लेकिन हमने कहा है सजीवों के अंदर जनन होता है, इसलिए जनन को भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते हैं। ठीक है, जनन को भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट जो सजीवों में होने वाली विशिष्ट क्रिया है उपापचय। उपापचय का मतलब है जीवों में होने वाली, जीव के शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय क्रियाएं। ठीक है, कोई भी निर्जीव उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता है। कोई भी निर्जीव उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता है। उपापचय क्रियाएं जो होती हैं केवल सजीवों में ही होती हैं, इसलिए हम इसे सजीवों का विशिष्ट लक्षण मान सकते हैं। अब तक हमने 2 लक्षण पढ़े, वृद्धि जिसे हम सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते हैं। जनन के अंदर भी एक अपवाद देखने को मिला, इसलिए हम जनन को भी विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते। परंतु जो उपापचय क्रियाएं होती हैं वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण माना गया है, क्योंकि केवल सजीवों में ही होता है ये। ठीक है। अब शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन अधिकतम क्रियाओं को हम परखनली में मुक्त माध्यम के अंदर, मतलब शरीर से बाहर प्रयोगशाला के अंदर करवा सकते हैं। ये क्रियाएं जो होती हैं वो ना तो सजीव है ना निर्जीव है। ये तो सजीवों में होने वाली क्रियाएं हैं, परंतु ना तो ये सजीव है ना निर्जीव है। और ये जो सभी पृथक्कृत क्रियाएं हैं ये जीवित जीव में नहीं होती है। जो सजीव पृथक्कृत क्रियाएं हैं वो जीवित जीव में नहीं होती है, लेकिन जैविक क्रियाएं तो केवल सजीवों में ही होती है। जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो तो केवल सजीवों में ही पाई जाती हैं। भाई ये क्रियाएं तो हम शरीर से बाहर भी करा सकते हैं, पर श्वसन जैसी क्रिया है, हृदय रक्त परिसंचरण वाली क्रिया है, क्या वो शरीर से बाहर संभव करा सकते हैं? क्या नहीं। उत्सर्जन वाली क्रिया है वो तो शरीर में ही संभव होगी। तो जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो तो शरीर में ही संभव है, और उन जैविक क्रियाओं भी उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये जैविक क्रियाएं भी क्या हैं? उपापचय क्रियाएं। तो उपापचयन शरीर में होने वाली कुछ जैविक क्रियाएं नहीं है, बल्कि समस्त रासायनिक क्रियाएं हैं। ठीक है, केवल कुछ जैविक क्रियाओं को ही हम उपापचय क्रियाएं ना कहकर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं सभी को हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं, जिनमें रासायनिक पदार्थ काम में आते हैं। अतः जीव के शरीर में बहुत सारे रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्रिया करते हैं, क्रिया करके दूसरे रसायनों का निर्माण करते हैं, और जब वो दूसरे रसायन निर्मित होते हैं तो उन सभी का योग क्या कहलाता है? उपापचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपापचयन कहलाता है। तो इस प्रकार जो सजीव हैं उनके अंदर उपापचय क्रियाएं जो है वो एक विशिष्ट क्रिया है, जो कि